एक बार की बात है, कई सालों पहले बेतालपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वो गांव बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत था, लेकिन कुछ समय से गांव में रहने वाले लोगों का व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। वो लोग ना तो किसी से बात करते थे और ना ही कभी हंसते थे, हमेशा गंभीर सा चेहरा लेकर चलते रहते। पूरा गांव उन लोगों को देखकर बहुत हैरान था। एक दिन गांव के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे गांव के कुछ लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हाँ भाई, वे लोग ना ही हंसते हैं ना ही बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है उन्हें? मैं भी यही सोच रहा था। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे गांव वालों को। जाने दो ये सब, जल्दी ठीक हो जाएगा सब। चलो, मैं तो चला चिकन लेने के लिए। क्या है ना, घरवाली ने कहा है आते समय लाने को। अगर जल्दी घर नहीं गया तो डांट लगेगी घर में बहुत। सब हंसने लगे। इसके बाद मनोज वहाँ से पास के बूचड़खाने से चिकन लेने गया। मनोज बूचड़खाना पहुँचा। वहाँ एक आदमी एक तेज धार चाकू से मांस काट रहा था। ये देख मनोज बोला, अरे सुनो भाई, 1 किलो चिकन दे दो, और हाँ 2 लेग पीस भी डालना उसमें। और हाँ भाई, ताजा मांस डालना, ठीक है? थोड़ा इंतजार करो, अभी ताजा मांस काटता हूँ। मनोज वहाँ से घर जाता है और सामान अपनी पत्नी को देता है। मनोज का ऐसा बर्ताव देख वो डर जाती है, क्योंकि मनोज उन्हीं लोगों की तरह बर्ताव कर रहा था जैसे गांव के वो लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो शांति से खाना बनाकर मनोज को दे देती है। मनोज खाना खाकर सोने चला जाता है। आधी रात को मनोज उठकर घर से बाहर चला जाता है। मनोज की पत्नी ये सब चुपचाप देख रही होती है। कुछ घंटों बाद मनोज घर आकर चुपचाप अपनी जगह पर सो जाता है। अगले दिन मनोज काम पर निकल जाता है और बेटा खेलने चला जाता है। तेरे को पता है, कल माँ ने घर पर चिकन बनाया था। क्या चिकन था! ऐसा चिकन तो मैंने कभी नहीं खाया। क्या बोल रहा है, सच में? हाँ, मेरे पापा रात को लाए थे। मैं सो गया था, इसीलिए मैंने सुबह खाया। तू भी खाता तो तुझे पता चलता कि ओहो क्या स्वाद था उसका। चल चल, अब खेल भी ले, सुबह से खाना खाना लगा रखा है। इसके बाद दोनों जी भर कर खेलते और दिन के समय घर चले जाते हैं। घर जाकर मिंकू अपनी माँ से चिकन बनाने को कहता है। बच्चे की बात सुन मिंकू की माँ मिंकू के पापा को चिकन लाने को कहती है। शाम होते ही मिंकू के पापा उसी बूचड़खाने में चिकन लेने चले जाते हैं। कोई है यहाँ? क्या चाहिए? चिकन देना भाई, 1 केजी। ताजा चाहिए? ये भी कोई कहने की बात है? हाँ भाई, ताजा ही चाहिए। इसके बाद कसाई नया मुर्गा काटता है। वो भी बेसुध हो जाता है और घर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। सुन भाई, आधा किलो मटन दियो। कितनी बदबू है यहाँ। सुन भाई, मैं बाहर हूँ, हैं? तुम काटो तब तक, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ये गंध मुझसे नहीं सही जाएगी। तुम काटो, ठीक है? नहीं, बाहर मत जाओ, यहीं रहो। देख लो कौन कौन से टुकड़े चाहिए। अरे भाई, कोई भी डाल दे, बस मटन होना चाहिए। कुछ देर बात करने के बाद भी वो लड़का नहीं रुका और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कसाई ने उसे बुलाया और जैसे ही वो आया उसके मुंह की तरफ धूल फेंक दी और धूल सूंघते ही वो बेसुध हो गया और मटन लेकर चला गया। इसके बाद रवि घर आकर अपनी पत्नी को सामान देकर वहाँ से चला गया। तभी मिंकू अपने पापा के पास आता है। पापा, मुझे खिलाना चाहिए। पापा सुनो ना मेरी बात। सुन क्यों नहीं रहे हो पापा? पापा सुनो ना। रवि वहाँ से उठकर चला जाता है। पिता का ऐसा बर्ताव देख मिंकू रोने लगता है। मिंकू को रोता देख उसकी माँ उसे चुप कराने आती है। क्या हुआ मिंकू, रो क्यों रहा है? माँ, मैंने पापा को कहा मुझे खिलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और चले गए। पापा ने ऐसा कभी नहीं किया। नहीं बेटा, पापा थक गए होंगे। मैं उनसे कहूँगी, वो तुम्हें जरूर एक खिलौना ला देंगे। इसके बाद मिंकू की माँ खाना बनाकर सबको खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो देखती है कि रवि अजीब बर्ताव कर रहा है। यहाँ तक कि रवि और खाना भी नहीं मांग रहा है। खाना खाकर रवि सोने चला जाता है। रात होते ही रवि कहीं बाहर चला जाता है और जब लौटता है
तो उसके आने की आवाज सुन रवि की पत्नी की नींद खुल जाती है। रवि को इतनी रात को कहीं से आता देख वो रवि से पूछती है, लेकिन रवि बिना कुछ बोले सो जाता है। अगले दिन रवि की पत्नी तालाब से पानी ला रही होती है, तभी उसे गोलू की माँ मिलती है। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, परेशान लग रही हो, क्या बात है? क्या बताऊं दीदी, गोलू के पापा कुछ दिनों से गांव के उन अजीब लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। क्या कह रही है? मेरे पति का बर्ताव भी उन्हीं लोगों के जैसा हो गया है। तुझे पता है, रात को अचानक चले जाते हैं, फिर लौट के चुपचाप सो जाते हैं, पूछो तो जवाब तक नहीं देते। सुनो बहन, हमें अपने पतियों पर नजर रखनी होगी, पक्का उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। आज जब वो रात को जाएंगे तो हम उनका पीछा करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब मैं चलती हूँ। रात होते ही दोनों अपने पतियों का पीछा करने लगी। उन्होंने देखा कि दोनों बूचड़ खाने जा रहे हैं। दोनों की दोनों चुपके से ये देख रही थी। रवि, मनोज और गांव के बाकी लड़के भी उस बूचड़ खाने की सफाई कर रहे थे। करो करो करो, काम करो। तुम सब मेरे गुलाम हो। तुम सब की आत्मा जब तक मेरे पास कैद है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। रवि की पत्नी की नजर किनारों में लटकी कांच की बोतलों पर पड़ती है। देखो, मुझे लगता है वही सबकी आत्मा है, हमें उसे ही तोड़ना होगा। ध्यान से, उन बोतलों को कुछ न होने पाए। तुम सब आजाद हो जाओगे तो काम कौन करेगा? इसके बाद रवि की पत्नी ने सारी कांच की बोतल तोड़ दी। अचानक सभी होश में आ गए। ये क्या कर दिया? तुम्हें अब मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? छोड़ो, मेरी पत्नी को छोड़ो। सबके सब भूत से रवि की पत्नी को छुड़ाने लगते हैं। अचानक ही वहाँ पर रखी लालटेन नीचे गिर जाती है और वो बूचड़ खाना जलने लगता है। सब वहाँ से बाहर आने लगते हैं। इसके बाद बूचड़ खाना जलकर गायब हो जाता है। हम सब यहाँ, और ये सब क्या हो रहा था? मैं बताती हूँ। यहाँ काम करने वाला वो कसाई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था। उसने आप सबकी आत्माओं को अपने यहाँ कांच की बोतल में बंद करके रखा था ताकि वो आप सभी को अपना गुलाम बना सके। इसके बाद सब घर चले गए और पहले की तरह आम साधारण सी जिंदगी बिताने लगे। एक गांव में जॉन नाम का एक कसाई अपनी पत्नी मारिया के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है और उस घर में एक बेसमेंट था जिसमें जॉन मीट काटता था। एक दिन जॉन हमेशा की तरह सुबह सुबह सारा मीट काट कर शहर बेचने जा रहा होता है। आज तुम कब तक घर आओगे? ये क्या सवाल है? मैं तो हमेशा रात के 10 बजे तक ही आता हूँ। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे पूछ रही हो? अब नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। वो मैं आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाने वाली हूँ ना, बस इसीलिए। आज तो बाजार में बहुत भीड़ होती है, इसलिए आज भी आने में देर हो जाएगी। उसके बाद जॉन मीट बेचने शहर चला जाता है। जॉन बाजार में मीट बेच ही रहा होता है कि तभी उसे मारिया की बात याद आ जाती है। आज मारिया ने कितने प्यार से मेरे लिए कुछ खास बनाया है। मुझे आज घर जल्दी जाना चाहिए। जॉन उसके बाद घर के लिए निकल पड़ता है और जब वो घर में घुसता है तो मारिया पड़ोस में रहने वाले हरी नाम के एक आदमी से बातें कर रही होती है। जॉन छुपकर दोनों की बातें सुनने लगता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ जॉन के साथ रहकर। अच्छा हुआ ये सुबह जाता है और देर तक घर आता है। जॉन मारिया की बातें सुन लेता है। उसे मारिया पर बहुत गुस्सा आता है। वो छुपकर हरी के वहाँ से जाने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही हरी चला जाता है तो जॉन घर में अंदर जाता है। अरे आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। तुम घर पर नहीं होते तो मैं पूरा दिन अकेले घर में बैठी बस तुम्हारे आने का ही इंतजार करती रहती हूँ। जॉन मारिया को कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। मारिया फिर जॉन के लिए खाना लेकर आती है। जॉन बिना कुछ बोले खाना खाने लगता है, पर खाना खाते ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है? तुमने खाने में क्या मिलाया है? मैंने इसमें जहर मिलाया है ताकि मैं तुमको मार सकूं और हरी से शादी कर सकूं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मारिया। तुम खुद बचोगे तब मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे ना। जॉन तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके बाद मारिया और हरी जॉन को बेसमेंट में ले जाते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाकी मीट के साथ मिला देते हैं।
ताकि किसी को कुछ भी पता न चले कि जॉन अचानक कहाँ गायब हो गया। मारिया बेसमेंट में एक बड़ा सा ताला लगा देती है और उसकी चाबी अलमारी में रख देती है। उसके बाद आस पड़ोस में लोगों को ये बताने लगी कि जॉन उसे छोड़कर कहीं भाग गया है। बेचारी मारिया, कैसा आदमी निकला जॉन, बेचारी औरत को अकेला छोड़कर भाग गया। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अकेली पूरी जिंदगी कैसे रहूंगी। अरे तुम्हें अकेले रहने की क्या जरूरत है, तुम किसी से शादी कर लो और खुशी खुशी रहो। कुछ दिन बाद मारिया और हरी शादी कर लेते हैं। उन पर किसी को शक भी नहीं होता। दोनों खुशी खुशी मारिया के घर रहने लगते हैं, क्योंकि मारिया का घर बहुत ही बड़ा होता है। एक दिन जब हरी और मारिया सो रहे होते हैं तो मारिया को बेसमेंट से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। मारिया हरी को जल्दी से उठाने लगती है, पर हरी बिस्तर पर नहीं होता। ये हरी कहाँ है? मारिया कमरे के बाहर जाकर देखती है तो हरी कहीं भी नहीं होता। मारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। मारिया बहुत डर जाती है, पर फिर भी वो डरते डरते बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ होता है। मारिया अंदर जाती है तो वहाँ वही भूत हरी को मीट काटने वाले चाकू से काट रहा होता है। मारिया, आओ मारिया, अब तुम्हारी बारी है। कौन हो तुम? तुम्हारा पति हूँ मारिया, जॉन। जॉन। भूत हरी को मार देता है और उसके बाद मारिया के पीछे चाकू लेकर आने लगता है। मारिया वहाँ से भाग जाती है और घर के बाहर चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं इस घर में वापस गई तो जॉन का भूत मुझे मार डालेगा। मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मारिया पूरी रात घर से बाहर बैठी रहती है, पर अपने घर के अंदर नहीं जाती। बैठे बैठे सुबह हो जाती है, पर मारिया की अभी भी हिम्मत नहीं होती कि वो उस घर में वापस चली जाए। इसीलिए वो हरी के घर में जाकर रहने लगती है। वो उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताती ताकि उसका सच किसी को पता न चल जाए। मारिया को पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो अपना घर किराए पर चढ़ा देती है। क्या बात है मारिया, तुम अपना इतना बड़ा घर छोड़कर यहाँ क्यों रह रही हो? और हरी कहाँ है? वो काम के सिलसिले में अचानक शहर से बाहर गए हैं। जब उनका काम शहर में जम जाएगा तो वो मुझे भी यहाँ से ले जाएंगे। उनके आने में कुछ महीने लग जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इतने बड़े घर में अकेले रहने से अच्छा है कि मैं यहाँ आकर रह लूं और उसे किराए पर चढ़ा दूं। अच्छा, तो तुम उसे किराए पर चढ़ाने वाली हो? किराए पर तो चढ़ा दिया है, बस आज वो लोग उस घर में आने ही वाले हैं। चलो ये तो अच्छी। उसी दिन फिर उस घर में एक परिवार रहने आ जाता है। उस परिवार में रमेश, उसकी बीवी कावेरी और उनके 2 बच्चे बबलू और पिंकी होते हैं। रमेश मारिया से उस घर की चाबी लेने आता है। मुझे आप घर की चाबी दे दो। हाँ ये लो चाबी। अच्छा, वो मैं बोल रही थी कि बस उस बेसमेंट में मत जाना। पर क्यों? वो दरअसल मेरे पति कसाई थे और वो वहाँ मीट काटा करते थे। उसमें बहुत गंदगी है, इसलिए मैंने उसमें ताला मार कर रखा है। ऐसी बात है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। रमेश और उसका परिवार मारिया के घर में रहने लगता है। सब उस घर में बड़े खुश होते हैं और बच्चों को तो बस इतना बड़ा घर खेलने के लिए मिल जाता है कि उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। सब लोग सो जाते हैं। बबलू और पिंकी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। रात को जब पिंकी को गर्मी लगती है और वो पंखा चलाने के लिए उठती है तो उसको ठक ठक की आवाज आती है। इतनी रात में ये आवाज कहाँ से आ रही है? पिंकी उठकर देखने जाती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर जब उसको लगता है कि आवाज बेसमेंट से आ रही है तो वो नीचे चली जाती है। बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ होता है। पिंकी को बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है, पर वो फिर भी अंदर जाकर देखती है। अंदर वही भूत चाकू लेकर मीट काट रहा होता है। पिंकी की डर के मारे आवाज ही नहीं निकलती और वो वहीं गिर जाती है। आजा आजा, तेरी बारी। ना, मैं भूत चाकू लेकर पिंकी की तरफ बढ़ने लगता है। पिंकी भागने की बहुत कोशिश करती है, फिर वो पिंकी के बाल पकड़ता है और उसे घसीटते हुए अंदर ले जाने लग जाता है। वो पिंकी को सामने मीट काटने वाली टेबल पर लिटा देता है और बस उसे काटने ही वाला होता है कि वहाँ रमेश आ जाता है। छोड़ दो मेरी बच्ची को, प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज। पापा मुझे बचाओ। रमेश को देखकर भूत हैरान हो जाता है और उसके हाथों से चाकू गिर जाता है। रमेश, मेरा नाम कैसे पता तुम्हें? मैं जॉन। जॉन, तुम जॉन हो? ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? मारिया ने मुझे जहर देकर मार डाला था। उसके बाद मारिया और हरी दोनों ने मेरी लाश को यहाँ लाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मीट में मिला दिया। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे पहले ही शक था कि मेरा भाई ऐसे भाग नहीं सकता।
जब मारिया ने सब गांव वालों को ये बोला कि तुम उसे छोड़कर भाग गए हो, तो ये बात मुझे भी पता चली। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी शादी भी कर ली। उसके बाद मुझे पता लगा कि वो इस घर को छोड़कर किसी और घर में रहती है और इस घर को किराए पर देना चाहती है। मैं बस उसी वक्त मौका देखकर सच का पता लगाने के लिए एक किराएदार बनकर यहाँ आकर रहने लगा। मारिया ने कभी मुझे देखा भी नहीं था, इसलिए पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैंने हरी को मार डाला और अब तुम मारिया को यहाँ लेकर आओ। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसे मैं यहाँ जरूर लेकर आऊंगा और उसे हम मरने से भी ज्यादा बड़ी सजा देंगे। रमेश उसके बाद मारिया के घर जाता है और उसे जैसे तैसे करके उस घर में ले आता है। उसके बाद रमेश और कावेरी मारिया को पकड़कर उस बेसमेंट में बंद कर देते हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। तभी वहाँ जॉन का भूत आ जाता है। अब तुम्हारी बारी मारिया। मुझे मत मारो जॉन, मुझे माफ कर दो। मैंने हरी से शादी करने के लालच में तुम्हें जहर देकर मार डाला और फिर तुम्हारे टुकड़े करके मीट में मिलाए। मुझे सब याद है जॉन, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी मारिया। तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और वहाँ रमेश और कावेरी पुलिस और बाकी गांव वालों के साथ खड़े होते हैं। मैं जॉन का भाई हूँ रमेश। मुझे यकीन था मेरा भाई ऐसे भाग नहीं सकता और इसीलिए मैं सच का पता लगाने के लिए यहाँ आया। अब तुम खुद अपने मुंह से बोल चुकी हो जो तुमने जॉन के साथ किया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मारिया अपने मुंह से खुद बोल चुकी होती है कि उसने क्या किया, इसलिए उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। मारिया पूरी जिंदगी जेल में अकेली रहती है और हर रात जॉन का भूत उसके सामने चाकू लेकर खड़ा रहता था। मारिया डर की वजह से चैन से सो भी नहीं पाती थी और उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है।